स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट का जो हमारा सेकंड वीडियो है ये प्रबंध का महत्व है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के अर्थ, प्रबंध की परिभाषाएं, प्रबंध की विशेषताएं हमने पढ़ी है, जो आप लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था। कॉपी में नोट्स भी किए होंगे, याद भी किए होंगे। अब हम आगे कर रहे हैं प्रबंध का महत्व। प्रबंध के महत्व में फर्स्ट पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मैंने बोर्ड पे लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, कि प्रबंध के महत्व के अंदर प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करते हैं। आज के समय में प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धा हो गया है। आज का जो समय है इसमें कोई सा भी व्यवसायिक क्षेत्र ले लो, सारे प्रतिस्पर्धा में चल रहे हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रम के द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपक्रम के द्वारा भी पैदा हो रही है, कि जो व्यवसाय का आंतरिक उपक्रम है वो तो प्रतिस्पर्धा कर ही रहा है, जो व्यवसाय के बाहर का उपक्रम है वो भी व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा का सामना प्रबंध के लिए एक बहुत बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इसलिए प्रबंध का सबसे बड़ा महत्व बन गया है ये। ऐसी अवस्था में उपक्रम को प्रतिस्पर्धा बनाना प्रबंध का मुख्य कार्य हो गया है। प्रबंध का मुख्य कार्य क्या हो गया है कि उपक्रम को प्रतिस्पर्धा बनाना हमारे प्रबंध का मुख्य कार्य हो गया है। पॉइंट नंबर हम सेकंड की बात करें, संसाधनों का विकास करना, कि हमारे जो संसाधन है, हमारे जो सोर्सेज है उसका हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें। अगर हमारे जो सोर्सेज होंगे उसका हम डेवलपमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हमारा ठीक होगा। किसी देश या संस्था के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास होना बहुत आवश्यक है। कोई भी देश लो, कोई भी संस्था लो, अगर हमें उसके संसाधनों का विकास किया तो प्रबंध किसी संस्था के विकास पर इस बात का निर्भर नहीं करता कि उसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने स्वयं के कितने संसाधनों का एवं किस प्रकार से विकास किया है। कि प्रबंध अपने जो संसाधन है खुद के, उसको खुद के संसाधनों का उसने किस हिसाब से विकास किया है और किस तरीके से उसने कार्य किया है। संसाधनों के विकास में प्रबंध का बहुत महत्व है। जो संसाधन का विकास है ये इसमें मैनेजमेंट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंसी है। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा आता है संसाधनों का समुचित उपयोग, कि जो हमारे संसाधन है, सेम संसाधनों वाला ही टॉपिक चल रहा है, तो संसाधनों का विकास सेम वही तरीका, संसाधनों का समुचित उपयोग, कि हमारे जो संसाधन है हमने उनका उपयोग किस तरीके से किया है, उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर समुचित समय पर हमने उसका प्रयोग किया है, सही तरीके से प्रयोग किया है, तो व्यापार हमेशा सफल होता है, लाभ की ओर व्यापार अग्रसर होता है। केवल विभिन्न संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समुचित उपयोग किसी संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। किसी संस्था जो होता है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ही समुचित संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। आपको मालूम है कि सोर्सेज जो हैं उनकी क्या है, उनकी क्वांटिटी फिक्स है और उन्हें विभिन्न वैकल्पिक कार्यों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें कई तरह के कार्य, अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग उन कार्यों में किया जाए जहां उनका योगदान उच्चतम हो, कि ये जरूरी है कि उनका उपयोग वहीं पर हो जहाँ पर उनके योगदान में उच्चतम हो, कि वहाँ कहाँ उनको ज़रूरत है वहीं पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाना चाहिए। प्रबंध में केवल ये सुनिश्चित करना ही नहीं है कि संसाधन का कहाँ प्रयोग हो और कहाँ इसका समुचित हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से भी होना चाहिए। कि जो हम संसाधन हमारे प्रबंध के, उनका प्रयोग जो हम कर रहे हैं तो वो प्रभावशाली ढंग से हो, तभी हमारे प्रबंध में लाभ की ओर हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग, फोर्थ टॉपिक की बात करें हम तो हमारा आता है नव परिवर्तन एवं उसका उपयोग। कि नव परिवर्तन में क्या होता है, आज के युग में आपको मालूम है नव परिवर्तन और उसका उपयोग किसी संस्था की बहुमुखी विकास के लिए जरूरी होता है। कि एक संस्था अपना बहुमुखी विकास करना चाहती है तो उसको नव परिवर्तन करना ही होगा, नव परिवर्तन का उसका उपयोग करना होगा। नव परिवर्तन से आज से किसी नई वस्तु का उत्पादन, जैसे वसा आधारित धोने के साबुन के स्थान पर कृत्रिम रूप से साफ करने वाला पदार्थ, सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसको हम कहते हैं, किसी वस्तु में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाना, जैसे मोबाइल को छोटे कंप्यूटर में परिवर्तन करके स्मार्टफोन बना लिया जाता है, तो ये नव परिवर्तन हो गया। विपणन व वितरण के नए प्रकार ढूंढना, जैसे उत्पादक होते हैं वो थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता ग्राहकों की लंबी श्रृंखला के स्थान पर
प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों का सामान पहुंचाना, ऑनलाइन ई व्यापार आदि ही नवप्रवर्तन में के उदाहरण होते हैं। ध्यान दें, आगे वाला पॉइंट है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। आगे वाला पॉइंट हमारा 5th पॉइंट कि संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। की जो संगठन है उसका क्या अस्तित्व है, उसका संरक्षण करके उसमें उसकी वृद्धि करना होगा। किसी संगठन के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं: अस्तित्व, संरक्षण, वृद्धि एवं लाभप्रदता। कितने संगठन होते हैं? एक तो अस्तित्व, फर्स्ट क्या हो गया इसका? अस्तित्व संगठन। सेकंड की हम बात करें वृद्धि और लाभप्रदता। वृद्धि, लाभप्रदता, ये ऐसे करके प्रबंध के संगठन के अंदर संरक्षण और उसकी वृद्धि के 3 अस्तित्व हो गए। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। इनका मीन क्या हुआ आप ध्यान दे इधर। ये तीनों उद्देश्य परस्पर निर्भर रहते हैं। जैसे वृद्धि के लिए संगठन का अस्तित्व आवश्यक होता है, आपस में एक दूसरे पर तीनों संगठन निर्भर रहते हैं। वृद्धि के लिए संगठन का अस्तित्व आवश्यक होता है। दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए लाभप्रदता आवश्यक होती है। प्रबंध किसी संगठन के विभिन्न आवक, इनपुट, आवक मीन्स यहाँ पर इनपुट, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फ्यूल, ईंधन, अन्य सामग्री, अदर मटेरियल और विभिन्न परिवर्तित उत्पाद, जो भी कन्वर्टेड प्रोडक्ट जितने भी है, उनकी सर्विस, उनके समुचित सामंजस्य स्थापित करने के संगठन के अस्तित्व और वृद्धि को सुनिश्चित करता है। ये हमारा प्रबंध के महत्व का 5वां पॉइंट था, जो संगठन का अस्तित्व, संरक्षण और वृद्धि वाला चल रहा है। 6ठा पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं कि अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, इसी में आपको मैं एक और उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि लगभग 1907 की बात है, स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को कंपनी कहते हैं इसको। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी एवं सफल स्टील कंपनी बन चुकी है। वो किस वजह से बनी है कि संगठन के अस्तित्व, संरक्षण की वृद्धि की है उसने उस तरीके से। 6th पॉइंट अब हमारा आता है देश का आर्थिक विकास। स्टूडेंट ध्यान दे कि देश का आर्थिक विकास, ये पॉइंट इतना अच्छा है, इस पॉइंट्स पे आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास, कि हमारे देश की इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे हो। तो आपको मालूम है देश का आर्थिक विकास करने के लिए कई तरीके की चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। देश को एक एक बूंद बूंद की ज़रूरत होती है। किसी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रबंध का। प्रबंध मीन्स बिजनेस का, कि देश का आर्थिक विकास जब ही होगा जब उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन होंगे, बिजनेस होंगे, तो देश उससे चल पाए। माइकल पोर्टर के अनुसार किसी देश के किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा योग्यता 4 कारकों पर निर्भर होती है: संसाधनों की स्थिति, उत्पाद और सेवाओं की मांग, संबंधित एवं सहायक उद्योगों की स्थिति, विभिन्न संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा। यदि ये सभी कारक अनुकूल हो तो उस देश का विकास तीव्र गति से होगा। ये सारे के सारे अनुकूल हो तो उस देश का विकास क्या होगा? तीव्र गति से। क्या क्या बताया? संसाधनों की स्थिति, उत्पाद और सेवाओं की मांग की स्थिति, और संबंधित और सहायक उद्योगों की स्थिति, कि जो उसके संबंधित जो सहायक उद्योग उनकी क्या क्या स्थिति चल रही है, उत्पाद और सेवाओं की मांग की क्या स्थिति है, कि प्रोडक्ट कितना है, सर्विस कितनी है, उसकी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर, देश के अंदर, तभी तो उसका जाके आर्थिक विकास होगा। इसी तरीके से अब हमारा आगे वाला पॉइंट है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। पॉइंट नंबर 7 हमारा है कि विभिन्न रुचि समूह में समन्वय, की विभिन्न रुचि, देश के प्रत्येक नागरिक की विभिन्न प्रकार की रुचि होती है, विभिन्न प्रकार के समूह में वो समन्वय करता है। किसी संगठन में विभिन्न रुचि समूह होते हैं, जैसे एक व्यावसायिक संस्था में स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय संस्थान, निवेशक, सरकार और समाज। ध्यान देना, विभिन्न रुचि समूह में क्या क्या आता है कि एक व्यावसायिक संस्था में स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय संस्थान, निवेशक, सरकार और समाज। इन सभी संगठनों में अलग अलग अपेक्षाएं होती है, जैसे ग्राहक कम मूल्य पर अच्छे उत्पाद खरीदता है, कर्मचारी अधिक से अधिक वेतन पर सुविधाएं लेते हैं। कि कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर ये चाहता है कि कम से कम प्राइस में बेटर से बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी उसको चीज़ मिले, वस्तु मिले। एक एम्प्लॉय की क्या रहती है? एक एम्प्लॉय ये चाहता है उसको कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेतन मिलना चाहिए, अधिक से अधिक उसको वेतन मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए उस कंपनी के अंदर।
सरकार अधिक से अधिक कर इत्यादि चाहती है। गवर्नमेंट की क्या डिमांड रहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। ऐसी अवस्था में प्रबंध संगठन से संबंधित समूह की अपेक्षाओं में समन्वय स्थापित करता है ताकि प्रत्येक समूह की अपेक्षाएं उसके योगदान के बराबर होती है। पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस का पॉइंट चल रहा है 8वां, समाज में स्थिरता। प्रबंध सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह स्थिरता समाज में परिवर्तनों की निरंतरता द्वारा प्राप्त होता है। जब किसी नई तकनीक एवं विकास होते हैं या नए उत्पाद का आविष्कार हो तो समाज उसे धीरे धीरे करके ग्रहण करता है, धीरे धीरे करके ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में समाज अपने पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर परिवर्तित तरीकों को अपनाता है। परिवर्तित जो तरीके हैं समाज के वो उसको यूज़ करेगा। आगे है जिसमें समाज में निरंतरता बनी रहती है कि मार्केट के अंदर क्या होता है, डिमांड क्या होती है, उस तरीके से समाज भी एक स्थिर रहता है कि समाज में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं तो समाज में निरंतरता बनी रहती है। यदि ये परिवर्तन द्रुत गति से हो तो निरंतर के अभाव में समाज में विखंडन प्रारंभ हो जाता है। अगर ये परिवर्तन द्रुत गति से हो जाता है तो निरंतरता के अभाव में समाज में विखंडन प्रारंभ हो जाता है और प्रबंध इस विखंडन के परिणामों में समाज को बचा लेता है। इसीलिए समाज को बचाने में किसका सहयोग रहा? प्रबंध का, प्रबंध के महत्व का। इसलिए प्रबंध के महत्व में इस पॉइंट्स को 8वें नंबर पर ऐड किया है। तो ये हमारा प्रबंध का महत्व था। आया आपको सबको समझ में कि प्रबंध के महत्व के जो 8 बिंदु है, 8 बिंदु आप ढंग से बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको कॉपी में नोट करें, समझे उनको ढंग से, और आपकी बुक में पेज नंबर 6 राजस्थान बोर्ड की बुक में मिल जाएगा। ढंग से उसको आप रीड भी करें, समझे और स्टूडेंट्स इसको आगे पढ़े। आगे वाला पॉइंट हमारा आता है प्रबंध की प्रकृति, कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है। ध्यान देना, समय के साथ साथ प्रबंध का अध्ययन एवं तकनीकों के प्रयोग में विभिन्नता के कारण इसके स्वभाव में परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ साथ प्रबंध का भी स्वभाव बदलता जाता है। जैसे प्रबंध को पहले केवल कला के रूप में जाना जाता था, आजकल क्या हो गया, विज्ञान और कला दोनों के रूप में जाना जाता है। कि जब समय के अनुसार प्रबंध का स्वभाव बदल जाता है, प्रबंध की प्रकृति बदल जाती है। जैसे पहले प्रबंध को हम कला के रूप में जानते थे कि मैनेजमेंट इज आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है। आज प्रेजेंट में मैनेजमेंट को कला और विज्ञान दोनों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार प्रबंध पहले गैर पेशे के रूप में लिया जाता था, अब इसे पेशे के रूप में भी समझा जाता है, प्रोफेशन। वर्तमान में प्रबंध के स्वभाव को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है प्रबंध बहुविद्या के रूप में। प्रबंध के जो स्वभाव है उसका पहला पॉइंट क्या है? प्रबंध बहुविद्या के रूप में। सेकंड की हम बात करें तो प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में। प्रबंध है विज्ञान और कला के रूप में। तीसरा पॉइंट बात करें कि प्रबंध पेशे के रूप में। और चौथा पॉइंट करें कि प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऐसे करके प्रबंध के 4 टॉपिक हो गए कि प्रबंध बहुविज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, प्रबंध विज्ञान कला के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में, और प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रबंध बहुविद्या के रूप में। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विद्या कहते हैं। जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून आदि, प्रत्येक विद्या का अपना एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। सेम ऐसे प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में होता है कि विज्ञान में कुछ लोग कला और कुछ लोग विज्ञान दोनों मानते हैं। अर्थात कि विज्ञान के रूप में किसी ज्ञान को क्रमबद्ध अध्ययन से किसी कार्य को करना जो उसके कारण और परिणामों के संबंध में स्थापित करता है, उसे हम प्रबंध का विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या करते हैं? प्रबंध का विज्ञान। सेम कला की बात करें तो विज्ञान के विपरीत कला के सिद्धांत होते हैं, नियमों पर आधारित न होकर व्यवहार और अभ्यास पर आधारित होती है। ध्यान देना, कला में क्या होता है कि विज्ञान पे नियमों पर आधारित होता है, जबकि कला क्या होती है? कला नियमों पर आधारित नहीं होती, कला व्यवहार और अभ्यास पर आधारित होती है कि प्रबंध का व्यवहार क्या है, प्रबंध का अभ्यास क्या है, क्या प्रैक्टिस है उसकी, उसके हिसाब से ही कला के रूप में कार्य किए जाते हैं। प्रबंध की प्रकृति जो है उसमें कला और विज्ञान का आ गया। चातुर्य के प्रयोग से भी वांछित परिणामों को प्राप्त करना ही कला कहलाता है। कि एक प्रोफेसर है हमारे व्यवसाय प्रबंध में, टेरी ये कहते हैं कि चातुर्य के प्रयोग से, चातुर्य मीन्स चतुराई, चालाकी के प्रयोग से कोई कार्य करते हैं तो वांछित परिणामों को भी हम प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी क्या है? प्रबंध की कला।
अब स्टूडेंट ध्यान दे, इतना ही आज की क्लास में हम करेंगे। इसको आप रीड करेंगे, ढंग से समझेंगे, याद करेंगे, और नेक्स्ट हम जब कल की क्लास हमारी होगी, अगली क्लास, उसमें हम प्रबंध को विज्ञान और कला के रूप में समझाएंगे कि प्रबंध विज्ञान है और प्रबंध कला है, इसके बारे में हमको समझाएंगे। तो आपको इतना ज़रूर करना है कि जितना चैप्टर पढ़ा दिया उसको एक बार ढंग से रीड कर ले, ढंग से समझ ले, याद कर ले, ताकि आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़े तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देख ले ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।